हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 30 जनवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेशन को एंड तक देखिएगा। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ हमको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। तो देखिए, आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर पीडीएफ का एक फोल्डर मिलेगा। वहां पर आप क्लिक कीजिए, आपको प्रीवियस जितने भी डे की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो सब आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, हाल ही में आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? देखिए, कल के सेशन में आईसीसी अवार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वहां पर एक छोटा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। वैसे काफी कमेंट भी आए थे मुझे। मेली कैर, अगर इनकी बात करें जो कि विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है 2024 के लिए, तो ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है, महिला, ओके। शायद मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया बता दिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। डन, तो सुधार लीजिएगा अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो। यहां पर हम बात कर रहे हैं आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप खिताब की, तो इसका खिताब हाल ही में अपने नाम किया है ऑस्ट्रेलिया ने। आंसर सी। देखिए, यहां पर आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप को आपको समझना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में देखिए, ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि केवल एक सीरीज का आयोजन करवा दिया गया और एक ही बार में पूरा आयोजन हो गया और यहां पर चैंपियनशिप को डिक्लेयर कर दिया गया। आपने एथलीट में एक डायमंड लीग के बारे में पढ़ा होगा। वो क्या होती है? साल भर तक अलग अलग इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं उसके, और ऑल ओवर फिर रैंक दी जाती है। तो आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये भी ऐसी ही क्रिकेट की प्रतियोगिता है। एक वर्ल्ड कप होता है आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें क्वालिफाइंग टीमों के चयन के लिए आयोजित किया जाता है आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप को। 2022 से 2025 तक ये आयोजित की गई। टोटल यहां पर 10 टीमों ने देखिए पार्टिसिपेट किया है, 10 टीमें यहां पर शामिल थी। टॉप 6 जो रही वो तो क्वालिफाइंग हो गई, क्वालिफाइंग टीमें हैं किसमें? आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो कि इस बार इंडिया में आयोजित किया जाएगा। उसमें टॉप पर रही है कौन? ऑस्ट्रेलिया। 10 में से आखिरी की जो 4 टीमें बची है ना, अब वो आगे क्वालिफाई करने के लिए 2 और टीमें इंक्लूड की जाएगी आईसीसी की रैंकिंग से। तो 6 टीमों के मध्य में अब और मैचेस खेले जाएंगे ताकि उनमें से टीमों का चयन किया जा सके वर्ल्ड कप में आने वाले। 6 टीमें जो टॉप पर हैं वो सिलेक्ट हो गई है, जो कि आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप को खेलेगी 2025 में। तो इस तरीके से यहां पर उन टीमों का सिलेक्शन होता है जो कि आगे आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप खेलने वाली है। तो इसमें टॉप पर रही है कौन? ऑस्ट्रेलिया। मतलब आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप का जो तीसरा संस्करण आयोजित किया गया 2022 से 25 में, उसमें टॉप पर रही है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, पहले 2 एडिशन में भी टॉप पर ऑस्ट्रेलिया ही थी, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम थी, और अब एक बार फिर से तीसरा एडिशन भी ऑस्ट्रेलिया ने ही अपने नाम किया है। यहां पर देखिए, जो 10 टीमें होती है ना, उनमें से एक तो हो गई जो खेलने वाली है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। अब कितनी बची? 9 टीमें बची। अब 9 टीमों में से एक टीम ऐसी होती है जिसका कैलेंडर जो फिक्स किया जाता है उसके साथ, जैसे इंडिया है, मान लो वो एक टीम है ऑस्ट्रेलिया। अब एक टीम बाहर निकाल दी जाती है जिससे इंडिया को कोई भी मैच नहीं खेलने पूरी सीरीज में 2022 से 25 तक। तो एक टीम को बाहर किया जाता है और बाकी बची हुई 8 टीमों से मैच होते हैं सारे। तो ऐसे 10 टीमों ने 3 मैचों की सीरीज खेली, तो 24 मैच एक टीम ने खेले, ओके। तो इस तरीके से, इतना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो छोड़ दो इसको। आप तो केवल इतना याद रख लो कि आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। सीधा सा इसका फाइनल यही कंक्लूजन है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी 2014 में, 2 एडिशन हो चुके हैं, 2014 से 2016 और फिर 2017 से 2020। तब 8 टीमें थी, इस बार तीसरे संस्करण में 10 टीमें हैं और चौथा संस्करण अब 2025 से 29 तक होगा। इसमें जिम्बाब्वे को ऐड किया जाएगा और 11 टीमें हो जाएगी। और यहां पर भी जो टॉप बनेगा वो आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप आगे खेलेंगे।
तो इस तरीके से ये सीरीज चलती है। 1973 में इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की। 2022 में न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था, पिछला जो संस्करण था जिसमें विनर रही ऑस्ट्रेलिया। और इस बार 2025 में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन इंडिया में किया जाएगा। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत 2 बार फाइनल तक गया है, लेकिन आज तक आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीता। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको याद रखना। आगे आ जाएंगे। हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025 में कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में किस भारतीय संस्थान ने 99th रैंक अपने नाम किए? देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक कंपनी है, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर। अब ये क्या करती है कि यूनिवर्सिटीज को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक देती है, अलग अलग कैटेगरीज में भी रैंक देती है, लेकिन ऑल ओवर एक कैटेगरी को भी डन किया जाता है, सारी अलग अलग कैटेगरीज को मिलाकर। अब यहां पर देखिए, इंडिया टॉप 100 में कभी नहीं पहुंचता है, लेकिन इस बार जो कंप्यूटर साइंस कैटेगरी है इसमें टॉप 100 में एक इंडियन संस्थान है 99th रैंक जिसने हासिल की, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ या इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इस संस्थान को 99th रैंक दी गई है कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। तो काफी सारी कैटेगरी है, लेकिन जिसमें हमारी संस्थान आई है टॉप 100 में, हमने उसकी बात की। और इसके अलावा हम ऑल ओवर कैटेगरी की बात करेंगे। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025 को जारी किया है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में 99th रैंक प्राप्त की। पहली बार है जब कोई भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान इस रैंकिंग में टॉप 100 में आया है। अच्छा, ऑल ओवर कैटेगरी की बात करेंगे हम, टॉप 3 कौन? क्योंकि देखिए, पर्टिकुलर एक एक कैटेगरी से तो हमको पूछा जाने वाला है नहीं, और ना ही इंडियन यूनिवर्सिटी या कोई संस्थान आया है जो हम याद रखें। तो हम टॉप 3 ओवरऑल कैटेगरी वाले यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। पहले नंबर पर रखा गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, यूनाइटेड किंगडम का है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का इंस्टीट्यूशन है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इन तीनों को ही टॉप 3 में रखा गया है। किसमें? टॉप 3। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। हर साल ये यूनिवर्सिटीज को 11 अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिस के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर रैंक देता है। फॉर एग्जांपल लॉ, साइंस, आर्ट, कल्चर और बहुत सारी कैटेगरीज है, 11 हैं टोटल, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन एक ब्रिटिश कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ब्रिटिश कंपनी है, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज एनालिसिस और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यूनाइटेड किंगडम में यह स्थित है। इसके अलावा आप सभी के लिए देखिए, सेल का आज लास्ट डे है ना। काफी दिन से सेल चल रही हो, काफी स्टूडेंट के लगातार कॉल आ रहे थे। आज ये आपके लिए लास्ट डे है, और जितने भी आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड आपके कोर्सेस है, आज के दिन 24 आवर के लिए आपको नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 आवर जीएस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो सकता है इन फ्यूचर आपको इस नॉमिनल चार्जेस में ना मिले। इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट ई बुक आप ज्वाइन कर सकते हैं 349 में, या फिर ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में विद डिटेल मिलते हैं। आप इसे 199 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी 1 डे एग्जाम कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए आप इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। और अगर सिविल सर्विसेज के लिए आप पूरा आरएम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आरएम 2.0 आपको 1599 में यहां पर अवेलेबल है। तो लास्ट डे है, तो फायदा उठाइए। आपके एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको यहां पर अभी के लिए अवेलेबल है। रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को एक बार चेकआउट कीजिएगा। आइए आगे चलेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है, जो कि उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले जो एयरक्राफ्ट है उनका पता लगा सकता है?
तो डीप सी रडार, समुद्र के अंदर रडार है और वो हवा में उड़ने वाले विमान को डिटेक्ट कर लेगा, जैसे पनडुब्बी वगैरह में लगा है, सबमरीन वगैरह में लगा है, तो पानी के अंदर वो चल रही है। अब अगर हवा से कोई भी एयरक्राफ्ट जा रहा है तो वो पानी के अंदर से डिटेक्ट कर लेगा कि हवा के अंदर ऊपर कोई एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन जा रहा है। तो ये डीप सी रडार है, जब कभी वॉर होगा ना तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करेगा किसी भी देश के लिए, और इसे डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है चाइना को। अच्छा, सपोज करो चाइना का किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, मान लो वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, है ना, भगवान करे ना हो, पर मान लो फॉर एग्जाम्पल चाइना ने इंडो पैसिफिक ओशियन में कोई पनडुब्बी तैनात कर रखी है, वो पानी के अंदर तो दिखेगी नहीं। अब युद्ध हो रहा है और जो सेना के विमान है किसी भी देश के, जापान के, इंडिया के और दूसरे, मान लो इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर से गुजरते हैं। अब हमको तो नहीं पता कि पानी के अंदर सबमरीन है चाइना की या कुछ भी है ना, हम हमारा एग्जाम्पल क्यों ले, हम तो बहुत ताकतवर है, हमारी सेना भी ताकतवर है, बहुत ही पावरफुल है। मान लेते हैं हम कि ऑस्ट्रेलिया से युद्ध चल रहा है चाइना का, और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी विमान हवा में जाता है चाइना पे अटैक करने के लिए। अब चाइना की जो पनडुब्बी है ना, वो पानी के अंदर है, वो डिटेक्ट कर लेगी पानी के अंदर से कि ऊपर से कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, बस वहीं से उस पे मिसाइल या ड्रोन से कोई भी निशाना साधा और उस एयरक्राफ्ट को नष्ट कर सकते। ऑस्ट्रेलिया को पता भी नहीं चलेगा कि भाई अंदर कुछ पानी के अंदर है जो डायरेक्ट अटैक कर सकता है ना, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी। यह है डीप सी रडार, पानी के अंदर है गहराई में, लेकिन भाई एरोप्लेन को डिटेक्ट कर पा रहा है कि ऊपर कौन जा रहा है। तो इसे डेवलप किया है चाइना ने, और यह वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन गया है। ठीक है, चाइना ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो कि उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है। देखिए परीक्षण में क्या किया गया कि 1000 मीटर की गहराई में सबमरीन थी, जो भी इनका वो होगा सबमरीन या फिर पनडुब्बी वो थी, और उसमें ये लगा था ध्वनिक सेंसर एरे, है ना, जो कि एक रडार जैसा उपकरण होता है। बहुत सारे सेंसर इसमें लगे होते हैं और ये आवाज को डिटेक्ट कर लेता है छोटी से छोटी, तो अगर ऊपर एयरक्राफ्ट जा रहा है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। 5000 मीटर समुद्र तल, जो समुद्र का पानी होता है ना, उससे 5 किलोमीटर ऊपर तक के किसी भी ऑब्जेक्ट को यह डिटेक्ट कर सकता है, स्पेशली एयरक्राफ्ट को। और यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चाइना ने। वर्ल्ड का ऐसा रडार बनाने वाला, डीप सी रडार बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है चाइना। बहुत आगे चल रहा है टेक्नोलॉजी में। फायदा क्या है भैया, पनडुब्बियां अब अंडर सी रडार के माध्यम से विमानों के स्थान का अनुमान लगा सकते हैं, हवा में ही उसको नष्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी कल हमने एक एआई भी पढ़ा था ना, R1। तो भाई बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी पे चल रहा है चाइना और उसकी कंपनीज, बहुत आगे। हाल ही में, और हमारे यहाँ पर तो भाई किसी को युवा नेता बनना है ना, किसी को युवा हृदय सम्राट बनना है, तो बस यही चल रहा है हमारे पूरे देश में। चलो पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, जाना चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है, पर ठीक है, साथ ही साथ अपने दूसरी चीजों पर भी ध्यान होना चाहिए ना। पॉलिटिक्स फुल टाइम मुझे नहीं लगता कि एक पेशा हो सकता, हो भी सकता है, पर ठीक है, देखना पड़ेगा, एक फ्यूचर ओरिएंटेड कुछ तो सोचना पड़ेगा इंडिया का जो यूथ है ना उसको। हाल ही में 86th सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो 86th सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में मेंस सिंगल का जो खिताब है वो जीता है मानुष शाह ने। आंसर डी, किसने जीता? मानुष शाह। अच्छा, 86th सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसका आयोजन हाल ही में किया गया था सूरत में। सूरत के जो टूर्नामेंट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में खेला गया। हमको शहर चाहिए होगा सूरत में। यहां पर मेन सिंगल और विमेन सिंगल के खिताब की बात करें तो मेन सिंगल का खिताब जीता है मानुष शाह ने, और विमेन सिंगल का खिताब जीता है दिया चितले ने। तो मानुष शाह ने फाइनल में पायस जैन को हराया और दिया चितले ने फाइनल में विमेन सिंगल में हराया श्रीजा अकुला को। तो मेन सिंगल अपने नाम करने वाले हैं मानुष शाह, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और दिया चितले भी टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने विमेन सिंगल का खिताब जीता।
86th सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। आयोजन कहां पर? आयोजन किया गया सूरत में। अच्छा, 86वां एडिशन है। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1926 में। आयोजन कौन करवाता है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका इंडिया में आयोजन करवाता है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1926 में, कवर कीजिएगा। और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में, है ना। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 86th एडिशन है। मेघना अहलावत वर्तमान में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष है। तो ये जो ईयर है 1926, ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का सन है। हाल ही में इंदिरा अम्मा आत्मी भरोसा योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो इंदिरा अम्मा आत्मी भरोसा योजना स्पेशली किसानों के हित से संबंधित है, किसानों को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने से संबंधित है, जिसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है तेलंगाना सरकार को। तेलंगाना के सीएम कौन है? तो यह है रेवंत रेड्डी। इन्होंने राज्य में हाल ही में 4 योजनाओं को लॉन्च किया है। पहले भी हमने कुछ योजनाओं की बात की है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने जनवरी 2025 में हाल ही में रायतू भरोसा योजना, इंदिरा अम्मा आत्मी भरोसा योजना, इंदिरा अम्मा इंदलू आवास योजना और नए राशन कार्ड योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, एक एक करके स्कीम्स की बात करते हैं। रायतू भरोसा योजना की अगर हम बात करें तो किसानों को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना। जो पात्र किसान हैं उनको पर एकड़ भूमि के लिए 12,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प प्रदान की जाएगी ताकि वो कृषि के लिए प्रोत्साहित हो, है ना। राज्य में फार्मर्स को बढ़ावा दिया जा सके, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में उनको पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर एक और है इंदिरा अम्मा आत्मी भरोसा योजना। इसमें जो भूमिहीन किसान है उनको 12,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प प्रदान की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। फिर तेलंगाना की तीसरी योजना इंदिरा अम्मा इंदलू आवास योजना। राज्य में जितने भी पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, जितने भी SC ST के लोग हैं, आदिवासी जितने भी हैं, जो बेघर हैं, उनको घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता फाइनेंशियल हेल्प तेलंगाना सरकार के द्वारा दी जाएगी। सरकार ने 2024-25 के लिए 4.5 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 22,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो यह हो गई इंदिरा अम्मा इंदलू आवास योजना। और चौथी है नई राशन कार्ड योजना, जिसके तहत जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे ताकि जो PDS सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंट्रोल से गेहूं राशन दिया जाता है, तो वो उसके लिए उनको सस्ता राशन उपलब्ध हो कंट्रोल की दुकानों से। इसके लिए पात्र जो लाभार्थी हैं उनको राशन कार्ड दिए जाएंगे। तो ये चारों स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना सरकार की ये स्कीम है, जिसे हाल ही में रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के सीएम हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, तेलंगाना के बारे में बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक नया स्टेट बनाया गया था। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा, रेवंत रेड्डी वर्तमान में सीएम है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो यहां पर 40 सीटें देखने को मिलती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की बात करें तो यहां की विधानसभा में 119 सीट देखने को मिलती है। यह विधानसभा है और यह विधान परिषद है। राज्यसभा की सीटें हैं यहां पर 7, लोकसभा की सीटें हैं यहां पर 17। कहां पर? तेलंगाना राज्य में। लोकसभा 17, राज्यसभा 7, विधानसभा 119 और विधान परिषद 40 सीटें देखने को मिलती है। रिपब्लिक डे पीरियड के समय 2025 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है ना। मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जो कैटेगरी थी उसमें किस राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया रिपब्लिक डे परेड 2025 में? तो यह पहला पुरस्कार दिया गया है यूपी की झांकी को। उत्तर प्रदेश की झांकी नॉर्मली महाकुंभ 2025 पर ही आधारित थी। महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है यूपी के प्रयागराज में,
तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में एक तो बेस्ट मार्चिंग दल और झांकियों के जो रिजल्ट जारी किए गए, तो बेस्ट मार्चिंग दल की बात करें जिन्होंने बहुत ही अच्छा मार्च निकाला, तो इसमें जो विनर रहे सर्विसेज में बेस्ट विनर रहे जम्मू कश्मीर राइफल्स। और सीएपीएफ की बात करें या अन्य सहायक जो बल हैं उनकी बात करें, पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, तो इसमें दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल को पहले स्थान पर अवार्ड दिया गया। तो ये तो हो गए जिन्होंने अच्छा मार्च निकाला है। अब झांकियों की बात करें राज्य या यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में, तो पहले नंबर पर यूपी जिसकी थीम थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सेकेंड नंबर पर है त्रिपुरा की झांकी अनंत श्रद्धा, त्रिपुरा के 14 देवताओं की पूजा जिसे खारची पूजा के नाम से जाना जाता है। तो त्रिपुरा की झांकी हो गई सेकेंड। थर्ड, कल मैंने आपको एक टॉय के बारे में बताया था, आंध्र प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त टॉय था इथिकोप्पका टॉय। इसकी झांकी थी इथिकोप्पका बोम्मालू के नाम से इको फ्रेंडली वुडन टॉयज, है ना, जो कि वुडन से बने हुए खिलौने होते हैं, लकड़ी से, जो शार्प एजेस नहीं होते हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। 2017 में जीआई टैग दिया जा चुका है इथिकोप्पका टॉयज को। तो इसकी झांकी आंध्र प्रदेश की जो थी वो तीसरे प्लेस पर रही है। तो ये टॉप 3 प्लेस है और अलग अलग जो मार्चिंग दल जो ज्यूरी द्वारा विनर को चुना गया है, जनता के भी वोट लिए गए थे, उसके आधार पर सर्विसेज में जम्मू कश्मीर राइफल्स को पहला स्थान और अन्य सहायक बलों की बात करें तो इसमें दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल को विनर दिया गया है। 2024 में फर्स्ट रैंक पर रही थी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की झांकी में पहले स्थान पर ओडिशा की झांकी, सेकंड पर गुजरात और थर्ड पर तमिलनाडु। यहां पर सेंट्रल मिनिस्टर या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट की बेस्ट झांकी की बात करें तो जनजाति कार्य मंत्रालय की झांकी थी पहले नंबर पर, जनजाति गौरव वर्ष के नाम से। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसे जारी करने का श्रेय दिया जाता है प्रथम फाउंडेशन को। आंसर हो जाएगा आंसर डी। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये, नॉर्मली, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा जारी किया गया है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को। हर साल जो प्रथम फाउंडेशन है या एनजीओ है इस रिपोर्ट को जारी करता है भारत में शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए। हर साल ये रिपोर्ट जारी की जाती है, कुछ चीजों को इंडिकेट किया जाता है, कुछ स्थिति बताई जाती है कि भारत में एजुकेशन की क्या स्थिति है ना। भारत का सबसे बड़ा सिटीजन लेड सर्वे इसे माना जाता है। अच्छा, एनजीओ प्रथम ने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है? जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट दी है उसमें बताया क्या है? तो इन्होंने बताया है कि क्लास 3, 4 और 5 के जो बच्चे हैं उनकी एबिलिटी में सुधार हुआ है, पढ़ने की क्षमता बढ़ी है। सरकारी और निजी स्कूलों में जो एडमिशन हुए हैं अगर हम उनको देखें तो प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन 2024 में 4% बढ़ा है, वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में ये जो एजुकेशन है 7% तक बढ़ा है। यहां पर स्टूडेंट अटेंडेंस की भी बात की गई है जो लगातार बढ़ती जा रही है, या फिर टीचर अटेंडेंस जो है वो भी बढ़ती जा रही है जिससे शिक्षा में लगातार सुधार हो रहा है। तो कुछ इंडिकेशन है शिक्षा के बारे में, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि जारी की है प्रथम फाउंडेशन ने। 15 से 16 साल के जो किशोर हैं जो कि पहले स्कूल छोड़ देते थे, उनमें स्कूल छोड़ने की जो लत है वो भी 7% तक कम हुई है। प्रथम एनजीओ की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा एनजीओ में से एक माना जाता है, इसलिए इसकी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत में जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं जिन तक एजुकेशन नहीं जा पा रहा है, उनमें क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना, इस दिशा में काम करना प्रथम एनजीओ का मुख्य उद्देश्य। 1995 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई और दिल्ली दोनों जगह से ये ऑपरेट करता है। तो इसने एजुकेशन पर इस रिपोर्ट को जारी किया है। हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का इनॉग्रेशन किया है भारत के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। अच्छा, आयोजन कहां हुआ यह भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में नई दिल्ली में हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का हाल ही में इनॉग्रेशन किया था भारत के
टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने। उद्देश्य क्या है? भारत के हैंडलूम सेक्टर को बूस्ट देना, भारत और वर्ल्ड वाइड इसको पहचान देना, एक ग्लोबल मार्केट इसके लिए डेवलप करना हैंडलूम सेक्टर के लिए। यह उद्देश्य भारत में हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन को आयोजित किए जाने का, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। एक पोर्टल भी यहां पर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई पहचान पोर्टल। जितने भी बुनकर हैं, हैंडलूम सेक्टर से संबंधित जितने भी लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना ई पहचान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य, जिसे लॉन्च किया गया हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन में, नई दिल्ली में। इनॉग्रेशन किसने किया? टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, उनको उनकी ब्रेवरी के लिए और साइंस के सेक्टर में उनका जो योगदान है, सोशल सर्विस में या सोशल सेक्टर समाज सेवा में उन्होंने अगर कुछ मतलब बहुत ही एक्सट्रीम काम कर दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया हो जो कि बिल्कुल अलग हो, तो ऐसे बच्चों को सम्मानित किया जाता है और जो अवार्ड दिए जाते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड। 2025 में अभी भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17 बच्चों को यह अवार्ड दिया गया है। देखिए, एक एक बच्चे का नाम तो पूछा नहीं जाएगा, तो आपको काउंटिंग याद रखना पड़ेगी कितने बच्चों को 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह है 17 बच्चे। ठीक है, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 हाल ही में प्रदान किए। पूरे देश भर के 17 बच्चों को उनकी जो असाधारण उपलब्धि है उनके लिए यह अवार्ड दिया गया। आर्ट के क्षेत्र में, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विसेज, है ना, जो डिफरेंट एरियाज होते हैं उनमें एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए, एक उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा सकता है। अब 2018 के बाद 2018 में इसमें ब्रेवरी को भी जोड़ा गया था, तो 17 बच्चों को इस साल ये अवार्ड दिया गया। वैसे कौन सी मिनिस्ट्री देती है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मिनिस्ट्री अगर पूछी जाए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार पहले नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट के नाम से जाना जाता था और अब इसे जाना जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से। अच्छा, कितने एज ग्रुप के बच्चों को दिया जाता है? तो 5 से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं ना, उनको उनकी उपलब्धियों के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। 5 से लेकर 18 साल तक के 17 बच्चों को इस साल दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। नागोबा जात्रा त्योहार भारत में कहां मनाया जाता है? तो नागोबा जात्रा त्योहार की बात करते हैं तो यह मनाया जाता है तेलंगाना के कैसलापुर में। एक आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी देखने को मिला है। जनवरी फरवरी मंथ में आयोजित किया जाता है नागोबा जात्रा त्योहार, भारत के कैसलापुर तेलंगाना राज्य में। वैसे तेलंगाना में जो गोंड जनजाति है ना, उनकी एक कबीला है जिसे कहा जाता है मेस्राम कबीला, गोंड जनजाति का, तेलंगाना में इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है नागोबा जात्रा फेस्टिवल को। 8 दिन तक ये चलता है, जनवरी फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, हर जगह पर गोंड हमको उत्तर भारत के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्पेशली गोंड सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हर राज्य के जो गोंड हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, शामिल होते हैं नागोबा जात्रा त्योहार में। तेलंगाना राज्य में 8 दिन तक चलने वाला यह त्योहार है, जहां पर पूजा किसकी की जाती है? तो सर्प देवता है नगोबा, इनको समर्पित ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। नागोबा जात्रा ही कहा जाता है इसको। ठीक है, आदिवासी समुदाय और नेचर, इनके बीच को संबंध को मजबूत करना, जो राज्य की तेलंगाना में जो गोंड संप्रदाय है उनके ट्रेडिशन को प्रमोट करना, है ना, उनके जो सामूहिक हितों की रक्षा करना, यह उद्देश्य नागोबा जात्रा को आयोजित किए जाने का। तेलंगाना में आयोजित किया जाता है, 8 दिन तक चलता है। गोंड इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर भारत में एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आधे से ज्यादा राज्यों में मिल जाएगी। इसकी जो भाषा है गोंडी,
तेलुगु लैंग्वेज इससे संबंधित है ना। तेलुगु में वर्ड है गोंड, उसका अगर हम हिंदी अर्थ देखते हैं ना तो गोंड का अर्थ निकलता है पर्वतवासी मनुष्य। तो गोंड इस जनजाति का नाम है जिसमें मनाया जाता है नगोबा जतारा या जातरा, कहां पर, तेलंगाना राज्य में। तो 30 जनवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। हाल ही में इसरो के तहत आने वाले लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर को नियुक्त किए गए, तो ये नियुक्त किए गए एम मोहन। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का की 160वीं जयंती कब मनाई गई, तो यह मनाई गई 28 जनवरी को। जनवरी 2025 में पुनः बेलारूस के राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो ये चुने गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। असम के किस शहर को दूसरी राजधानी बनाने और पूर्ण शहर के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की गई, तो यह हो जाता है डिब्रूगढ़। गुलियन बेरी सिंड्रोम शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, तो यह प्रभावित करता है किसको, पेरिफेरल नर्व सिस्टम को। हाल ही में चर्चा में रही डीपसीक एआई कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो लियांग वेनफेंग चीन की एक स्टार्टअप कंपनी है। हाल ही में प्रकाशित सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो यह लिखी है संघमित्रा चक्रवर्ती ने। हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स 2024 में विमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया, तो यह दिया गया है इन चारों में से स्मृति मंधाना को, है ना, विमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो यह हो जाता है जॉर्जिया। हाल ही में चर्चा में रहे एतिकोप्का खिलौने जिसकी अभी हमने बात की थी, किस राज्य की 400 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है, तो ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की झांकी को दिया गया है तीसरा पुरस्कार। ये सारे क्वेश्चन हो गए, लास्ट डे में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास आए या नहीं, क्वेश्चन ऑफ द डे आए नहीं है, उसके आंसर हम कल ले लेंगे। आज नए क्वेश्चन आप ले लो, मेरे पास शायद क्वेश्चन है नहीं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन आपके लिए। सेकंड, पराक्रम दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है, दूसरा क्वेश्चन। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस नर्स की जयंती पर मनाया जाता है। तो इन 3 क्वेश्चनों के आंसर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कल के जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको कल इन दोनों के आंसर एक साथ बता दूंगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा इनके आंसर। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।